नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। रविवार को सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन होने से भारी नुकसान हुआ। एक आकलन के अनुसार लगभग 3000 करोड़ का नुकसान सामने आ चुका है। बाकी अन्य नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में यह है दूसरी आपदा। इससे पहले 2013 में केदारनाथ में ऐसी ही आपदा आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ था। वर्ष 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष पर्यावरणविद रवि चोपड़ा थे। इस कमेटी के गठन का उद्देश्य उत्तराखंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट से पर्यावरण को नुकसान को लेकर एक आकलन करना था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कमेटी से 3 प्रश्न पूछे गए थे। भाई आगे मत उनको उनका हालचाल जानते हुए और उनको अपनी तरफ से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं Lata village, close to Naini village, where the Sri Ganga project was situated. When this avalanche came, that project washed away, and people who got affected in that tunnel and that avalanche is asking about the facilities they received here, about the treatment they received here, and after that he will go. सर 2013 में जब आपदा आई थी, उसके बाद एक कमेटी बनी थी। सर उसके बाद सर क्या हुआ था? सर आपका आज हमने इंटरव्यू पढ़ा था अखबारों में, क्या पूरा ये मामला है सर? 2014 में 6 महीने के अंतराल के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य प्रश्न हमसे पूछे थे। पहला प्रश्न ये था कि बांधों के निर्माण की वजह से उत्तराखंड में पर्यावरण का नुकसान हुआ है या नहीं। हमारा उत्तर था एविडेंस के साथ कि हाँ, नुकसान हुआ है और वो इस प्रकार का नुकसान है। दूसरा सवाल था कि क्या इन बांधों की वजह से आपदा द्वारा जनित नुकसान जो है, क्षति जो है, वो और गहरी हुई क्या, और बड़ी हो गई। हमारा उत्तर था कि हाँ, ऐसा हुआ है, और हमने 4 उदाहरण दिए। फाटा ब्यूंग, सिंगोली भटवाड़ी, विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नीचे जो क्षति हुई है समाज को और समाज के संसाधनों को, उसका उदाहरण देते हुए और उसके पीछे जो विज्ञान है वो समझाते हुए हमने कहा कि हाँ, ऐसा हुआ है। और आप तो जानते हो कि श्रीनगर के लोगों ने फिर वो एविडेंस लेकर एनजीटी के पास गए और एनजीटी ने करीब 9 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका कंपनी के ऊपर। जी। तीसरा सवाल कोर्ट का ये था कि WII ने संस्तुति की थी 2012 में कि 24 बांध को रद्द कर दिया जाए अलकनंदा भागीरथी बेसिन में। जी। इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। तो हम उसका अध्ययन करके, 24 का अध्ययन करके हमारी ये टिप्पणी थी कि इनमें से 23 बांध रद्द कर दिए जाएं और 24वां अगर बनाना ही है तो फिर उसमें ये संशोधन करके ही बनाया जाए। जी। अब जी हाँ। इसके अलावा हमारे अध्ययन में एक और बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि पहले कभी इसकी चर्चा नहीं हुई थी। हमारी ये फाइंडिंग थी कि जहाँ हायर हिमालयज में घाटियों का तल जो है 2000 मीटर से ज़्यादा है,
वो एक पैराग्लेशियल जोन कहलाता है। जी। पैराग्लेशियल जोन वो इलाका है जहाँ पर ग्लेशियर्स अतीत में पीछे हटे हैं जी। और पीछे हटते समय वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर वगैरह छोड़ गए हैं। जी। जब भी ऐसे क्षेत्र में बाढ़ आएगी तो वो पानी उस सारे मलबे को इकट्ठा करके ले जाएगा नीचे, और कहीं भी उसको रुकावट महसूस होगी तो वो उस रुकावट को तोड़ेगा। जी। और जैसे ही वो रुकावट को तोड़ेगा तो उसमें और शक्ति आएगी और नीचे ढाल में जाएगा, घाटी में जाएगा, तो उसके पास और मलबा होगा जो नदी के तल से इकट्ठा कर रहा है। जी। अंत में नतीजा ये होता है कि जब तक नदी के तल का ढाल थोड़ा कम ना हो जाए तब तक ये क्षति करता जाता है। और यही बात हुई थी विष्णुप्रयाग, इसी तरह से क्षतिपूर्ण हुआ था विष्णुप्रयाग का प्रोजेक्ट, और यही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो सर जो आपने रिपोर्ट भेजी थी उसके बाद अगर यदि कुछ इस पे एक्शन होता तो क्या ये आपदा रोकी जा सकती थी? यदि हमारी संस्तुतियाँ को ज़मीन पर उतारा जाता तो बिल्कुल। देखिए, दो बातें हुई हैं इतवार को। एक हुआ है नेचुरल इवेंट, ऊपर से एवलांच आता है और वो एवलांच ऋषिगंगा में पहुंचता है, वहां पर एक बाढ़ बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक वो एक नेचुरल इवेंट है। इस तरह की बातें पहाड़ों में होती रहती हैं। लेकिन जब वो बाढ़ नीचे की तरफ चलता है तो उसको रुकावट मिलती है। पहले एक ब्रिज मिलता है, ब्रिज को उड़ा देता है। फिर वो छोटा बांध आता है 13 मेगावाट वाला, उसको ख़त्म कर देता है। और फिर धौलीगंगा घाटी में जब घुसता है तो उसकी पहली रुकावट आती है तपोवन विष्णुगाड़ का बराज, और उसको वो तोड़ देता है। उसको एक नया रास्ता मिलता है टनल के जरिए, तो वो उसमें घुसने की कोशिश करता है वो बाढ़, और अपने साथ जो इतना मलबा लाया था, बड़े बड़े पत्थर चट्टानें लाया था, उससे वो टनल का मुंह जो है वो बंद हो जाता है और लोग जो उसके अंदर हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो बाढ़ जो है वो धौलीगंगा के नीचे आता है, जोशीमठ के पास एक और ब्रिज को तोड़ता है, और उसके बाद जैसे ही अलकनंदा के तल का ढाल कम होता है तो वो शांत हो जाता है। शायद पीपल कोटी के आसपास शांत हुआ होगा। सर पीपल कोटी में शांत होने का कारण क्या मानते हैं आप इसे? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जैसे जैसे उसका नदी का तल जो है उसकी ढाल कम होने शुरू होती है तो उसकी शक्ति फिर कम होती है, बाढ़ की शक्ति। तो सर आप ये मानते हैं अगर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं होते तो थोड़ा सा तो आराम से बाढ़ निकल जाता जी, उसको कोई रुकावट नहीं थी, वो आराम से निकल जाता बाढ़। सर अब आप आगे इस तरह की चीज़ें ना हो इसको लेकर सर अब आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? अगर मैं तो वही कहूँगा कि भाई वो रिपोर्ट ध्यान से पढ़ लो, उसमें जो संस्तुतियाँ की हैं, जो पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था 2014 में कि हम इन सब संस्तुतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप स्वीकार कीजिए, ज़मीन पे उतारिए। तो सर ये कहना सर बिल्कुल उचित होगा कि अगर आपकी बात मान ली जाती तो आज ये आपदा नहीं आती, ये आपदा ना होती। वो एवलॉन्च आता, बाढ़ बनता, बाढ़ निकल जाता। ठीक है, शायद ब्रिज टूटता, ब्रिज टूटते उतना हो जाता। ठीक है सर, थैंक यू सर।